व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वाशिर बैक एंड गेट अनदर वीडियो। यार बेसिकली आज डिस्कस करने वाला है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और बेसिकली इसके लिए मैंने रेफ़र किया है ये अरिहंत की जेईई मेन चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, विच इज़ द रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो एज अ ह्यूमन बीइंग कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि रॉन्ग है? तो रिस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ व्हीकल नहीं, अवॉइडिंग दिस ऑफ द फूड फाइटिंग प्रोसेस ये भी अच्छी बात है, सेटिंग अप कंपोजिंग इन टिन गार्डन ये भी अच्छी बात है, डी यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। हाँ, प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने के जो ह्यूमन बींग से परसेप्शंस होती है वो रॉन्ग प्रूव होती है। तो डी ऑप्शन मैंने देखिए यहाँ पे टिक किया है। सेकंड क्या दे रहा है? सेकंड है assertion दे रहा है, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय CFC इन द अपर stratosphere. Ozone holes increases amount of UV radiation and reaching the earth. Basically assertion है रीजन। देखिए assertion भी सही है क्योंकि ओजोन लेयर CFC की वजह से डिस्ट्रॉय होता है, और रीज़न है ओजोन होल इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ UV रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। तो यार ओजोन होल्स की वजह से यूवी रेडिएशन अर्थ पे ज़्यादा अमाउंट में रीच होंगे, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CFC फिर उसमें ब्रेक होता है, CFC फिर फ्री रेडिकल्स में ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल में वो क्लोरीन जनरेट करता है, फिर क्लोरीन होता है वो ओजोन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि ओजोन को डिप्लीट करता है। बेसिकली ये इसका क्रैश कोर्स में मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है एकदम अच्छे से, NCERT का पूरा क्रैश कोर्स डाला हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जाओ, पहले वीडियो नहीं देखा है तो 45 मिनट की वीडियो है, 1.2x पे देखना यार, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, और उसके बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे इस बुक से एक भी क्वेश्चन ना बने। तो फोकस करते रहना उस पर। तो सी होगा, assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of assertion। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। मैंने एक चार्ट पढ़ाई थी कि मतलब गवर्नमेंट या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, तो उसमें कुछ 5-7 कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन इतने अमाउंट में रहना चाहिए तभी वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेफ़ है। तो देखिए क्या है, कॉपर के लिए कितना था? कॉपर के लिए था आपका 3.0 तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 3.0 था। तो बेसिकली वही पूछ रहा है कि कॉपर का कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रहा है देखिए 3 ppm, मतलब 3.0 ppm अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट वो होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चाहिए? तो 3 ppm पे ऑप्शन मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा यार, जाओ उस टेबल बताइए, उस टेबल को लर्न करने को ही बताया उसमें। अब देखिए एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन, ये अब सबको पता है यार कि एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने में, हीट को एब्जॉर्ब कर देंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। तो आंसर डी होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, हलवा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अब देखिए, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एबव सी लेवल इस, यार उसमें मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ा है कि 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, और सी लेवल से 0 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। पूरा पढ़ा है क्रैश कोर्स में, सब क्रैश कोर्स से ही पूरे वो आ रहे हैं। द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द क्लाउड फॉर्म एंड वी लीव रेस्पेक्टिवली। देखिए, जो एनवायरनमेंट मैंने बताया है कि एनवायरनमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, एनवायरनमेंट ट्रोपोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करता है, मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया है। तो बेसिकली आपको कहीं स्ट्रेटोस्फेयर की कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, ट्रोपोस्फेयर ही होगा, ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। इसमें ऑप्शन दे रहा है ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। मैंने पहले ही बताया था एनवायरनमेंट ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, तो ओनली ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब देखिए, एयर पॉल्यूशन ऑकर सनलाइट इज, हाँ मैंने बताया था कि 2 टाइप के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स और क्लासिकल पॉल्यूटेंट्स एंड फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें क्या था कि जो क्लासिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बेसिकली रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, और वो
कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में फॉर्म होता है, मतलब एकदम जब भोर का टाइम हो या एकदम रात हो जाए, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए उसके लिए, क्लासिकल उसके लिए स्मोक के लिए। और फोटोकेमिकल स्मोक के लिए क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है, पूरा पढ़ाया हुआ है, और उसके लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट देखिए, सनलाइट की वजह से उसको हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा और उससे फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होगा। फोटोकेमिकल स्मोक कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। 40 मिनट लमसम वीडियो है और उसको आप 1.2x पे चलाएंगे, उससे ज़्यादा मत चलाने में वीडियो समझ नहीं आएगी। अगर चलाएंगे तो 40 मिनट में पूरा चैप्टर मैंने पूरा एनसीईआरटी ये समझ जाओ, उसको कॉन्साइज करके, और नोट्स है एलन के मॉड्यूल से पढ़ाए हैं पूरा, उसको जाके पहले देख लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद से। नहीं तो केवल आपको एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसी को प्रीफर करो। चलो, नोबल गैस डेट डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर। देखो, जो भी जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐसे जनरली नहीं पाए, क्रिप्टन हीलियम नहीं हो, तो लेकिन रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो ये ऑप्शन होगा। फिर द करेक्ट सेट ऑफ स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का रिएक्शन मैंने बताया, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन का रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन से ही एरोलीन वगैरह, पीएसी वगैरह, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह फॉर्म हो रहे थे, वो जो कि एक तरह के पॉल्यूटेंट्स ने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो इसमें CO2 वगैरह नहीं यूज़ हो रहा, देखो इसमें CO2 आ गया है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें SO2 भी नहीं हो, तो SO2 भी, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए केवल 3 ही दिया है, इसमें मतलब ओजोन का भी यूज़ हो रहा था, तो ये बेसिकली सबसे सही आंसर है। CO2 इसमें नहीं होगा, इसमें ओजोन नहीं है, और इसमें क्या दे रहा है, इसमें N2 ले रहा है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, पूरा पढ़ाया हुआ है। आपको क्या है, आपको ये अरिहंत अगर लिए होगे तो ये सब, इसका एक्सप्लेनेशन मत देखना यार, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत सिंपल वे में इसका आंसर टिक करना होता है। ये सब आप देखोगे तो कंफ्यूज जाओगे, इनका एक्सप्लेनेशन कभी मत पढ़ना, हम तो यही वो करेंगे, जो बता रहे हैं उतना बस सुन लो। द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दैट लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मोक। हाँ, तो मैंने उसमें बताया था स्मोक के, फोटोकेमिकल स्मोक के रिएक्शन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, मतलब उन्हीं से रिएक्शन होके आगे जाके जैसे एरोलिन वगैरह जो हैवी पॉल्यूटेंट्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसका रिएक्शन पूरा बताया है। वो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है किससे बन रहा है, मतलब क्या उसके प्राइमरी वो हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया था। देखिए ये पे दिया है कि एक वाटर का सैंपल है, उसका ppm लेवल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। आयरन का कितना है, 0.2 है, मैग्नीशियम का 5.0 है, कॉपर का 3.0 है, जिंक का 5.0 है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड मैंने चार्ट उसमें पढ़ाया था, उसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए आयरन के लिए 0.2 ppm चाहिए, और इसमें कितना दिया है, 0.2 ही दिया है। और सेफ ड्रिंकिंग के लिए मैग्नीशियम के लिए हमको चाहिए 0.05 ppm या फिर 50 पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन यहाँ पे 5.0 मतलब ये अधिक दे रहा है। यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर तब नहीं है ये, इसमें मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा है। और कॉपर के लिए 3.0 ppm होना चाहिए, तो ये भी लेवल पे है। और जिंक के लिए आपका 5 ppm होना चाहिए, तो ये भी लेवल पे है। बस ये मैग्नीशियम का ज़्यादा है, तो आंसर मैं ये MN पे मारोगे। वो चार्ट मैंने बोला था ना याद करने को वीडियो क्रैश कोर्स में। देखिए, कंडीशन ऑफ मेथिलोग्लोबिनिया बाय द ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, देखिए मैंने उसमें पढ़ाया था कि अगर जो नाइट्रेट उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है, उसमें मैंने नाइट्रेट, सल्फेट, लीड वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, पढ़ाया था। तो उसमें एक आया था, ये एक कॉम्प्लेक्स वर्ड टाइप का नेम है किसी डिजीज़ का, उससे अगर नाइट्रेट आयन का 50 ppm से ज़्यादा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो क्या होगा, उससे ये बीमारी हो जाएगी। तो 50 ppm से ज़्यादा मैंने बोला था, यहाँ पे 50 ppm नाइट्रेट है, यहाँ 50 ppb क्लोराइड है, 50 ppm लीड है, 50 ppm, तो 50 ppm नाइट्रेट, इससे ये डिजीज़ होगी। पूरा क्रैश कोर्स में पढ़ाया हुआ है। द pH ऑफ रेन वाटर एक्सप्रोक्सीमेटली, तो जैसे उसमें ये बोला था कि अगर
जब जो नॉर्मल रेन वाटर है उसका जनरली पीएच नापा जाता है तो वो 5.6 आता है। तो मतलब 5.6 से लेकर और अगर घटते चले जाओ 5.6, 5, 4 वो सारे एसिड रेन के कैटेगरी में आते जाते हैं, वो पढ़ाया था मैंने। तो 5.6 होगा, ठीक है। इसमें दिया है वाटर फिल्ड इन 2 glasses A and B have BOD value 10 and 20 respectively. The correct statement regarding them. तो देखिए A is more polluted than B. A is suitable for drinking. Both A and B are suitable for drinking. B is more polluted to A. ये सही है। सही क्यों किया है? क्योंकि BOD वैल्यू क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस वाटर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मतलब उस वाटर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे ज़्यादा हैं? उसमें जैसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं वाटर में, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे तो यार उनको एनर्जी चाहिए होगी, और बेसिकली वो क्या है, वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो ज़्यादा वेस्ट डिकम्पोज करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो BOD वैल्यू जो होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो ज़्यादा होगी। तो मतलब जिस वाटर की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है ऑर्गेनिक वेस्ट से। यही कॉन्सेप्ट है इसका। B इज़ मोर पॉल्यूटेड दैन A, क्योंकि इसकी 20 है और A की 10 है, ठीक है। अब देखिए द रिएक्शन दैट नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन। हाँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन का यार रिएक्शन 3-4 स्टेप का बताया था, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें ऐसे ये CH4 मीथेन का कोई यूज़ नहीं होता है इस रिएक्शन का। वही पूछ रहा है कौन सा ऐसा रिएक्शन जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बेसिकली टिक मारा है। बाकी ये भी रिएक्शन है। ये मैंने बताया था ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। फ्री रेडिकल क्लोरीन अब ओजोन से रिएक्ट करके उसको डिप्लीट करता है। या फिर HOCl क्या होता है, जैसे जो एंटार्क्टिका में जो क्लाउड होते हैं उसमें कंपाउंड होता है, वो बेसिकली वो HOCl में ब्रेक होता है वाटर से हाइड्रोलाइज होकर। और HOCl जब UV रेडिएशन पड़ता है तो ये भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल देता है, जो भी ये भी जाके एटमॉस्फेयर को डिप्लीट करेगा। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब UV रेडिएशन से, ये सबसे इनिशियल स्टेप था या सबसे पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब UV रेडिएशन से ब्रेक होता है तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ये सब बताया था मैंने, बहुत क्रैश कोर्स इसलिए बोलने पहले जाके आके देखो। देखिए यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो अप टू, ये सीधी लाइन लिखी थी उसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर अप टू 10 ppm तक जा सकता है, और नॉर्मल के लिए 5 ppm, ये मैंने पढ़ाया था। तो इसलिए अब देखिए ये पे है पेरीऑक्सीडाइल नाइट्रेट एंड आई इरिटेंट इज़ प्रोड्यूस बाय फोटोकेमिकल स्मोक। में मैंने पहले ही पढ़ाया था कि फोटोकेमिकल स्मोक PAN पेरोएसिटाइल नाइट्रेट, एरोलीन, फॉर्मल्डिहाइड्स, ये सब केमिकल पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, इसलिए ये सब गलत है, फोटोकेमिकल स्मोक सही है। अब देखिए द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कॉर स्टिफनेस टू द लोअर। मैंने पहले ही बताया था कि SO2 में कुछ इरिटेशन होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के नाम लिखवाए थे 2-3, वो होती हैं। और प्लांट्स पे इनका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं SO2 की वजह से वो उसकी स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन विद गैस, तो SO2 यहाँ पे आंसर होगा। देखिए द मॉलिक्यूल that has minimum role in the formation of photochemical smoke। यहाँ N2 का कोई फोटोकेमिकल स्मोक के रिएक्शन 1-2 स्टेप के बताया, तो उसमें N2 का कोई यूज़ नहीं हो रहा था, आपने देखा ही था। ये बेसिकली ये एरोलीन का कंपाउंड भी फॉर्म होगा, O3 भी फॉर्म होगा, ठीक है। NO का भी यूज़ है, नाइट्रिक ऑक्साइड का भी वहाँ यूज़ हो रहा था, आप देखे ही थे। लेकिन N2 का कोई यूज़ नहीं था, तो इसलिए N2। अब देखिए वाटर सैंपल विद BOD वैल्यू 4 ppm एंड 80 ppm रिस्पेक्टिवली आर। देखिए जो 4 ppm है, मतलब पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। 4 ppm मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी कम है, ठीक है। और जिसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल मुस्लिम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसकी भी है कम है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कम है। ऑर्गेनिक वेस्ट कम है मतलब वो थोड़ा बहुत क्लीन है। और जिसकी BOD वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा पॉल्यूटेड है। तो क्लीन एंड पॉल्यूटेड,
ये क्लीन, ये ज़्यादा है तो ये पॉल्यूटेड होगा। द कंपाउंड दैट इज़ नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखो इसमें फोटोकेमिकल स्मोक मैंने पढ़ाया था, उसमें ये आ जा रहा था, ठीक है, PAN आ जा रहा था, एरोलिन आ जा रहा था, ओजोन आया, उन सौ का रिएक्शन आ जा रहा था। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उसमें कोई यूज़ नहीं था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन लेयर डिप्लीशन में उसका रिएक्शन मैंने बताया था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे वो होगा। द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन रेडिएशन दैट फॉल इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ। हाँ देखो, जैसे जो ओजोन लेयर, बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो ओजोन लेयर होता है वो UV रेस को रिपल बैक कर देता है, मतलब उनके रेडिएशन को वापस भेज देता है। ऐसा नहीं है, वो रेडिएशन फ़िल्टर करता है, वापस नहीं भेजता है, फ़िल्टर करता है। अगर जो हार्मफुल वेवलेंथ का जो रेडिएशन आता है, जिसका वेवलेंथ 255 अप्रॉक्स होता है, 244 प्रेस कोर्स में बताया था उसमें मैंने, तो उसको वो रिपेल कर देता है, बाकी और को वो फ़िल्टर कर देता है। या फिर एक बेसिक रेंज होती है 200 से लेकर 315 के करीब, तो वो जो वेवलेंथ होती है उनको वो फ़िल्टर करता है, क्योंकि वो उस वेवलेंथ की जो UV रेडिएशन होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो ये आंसर सही होगा। ओके, वाटर सैंपल है ppm लेवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये भी मैंने पढ़ाया था कि फ्लोरीन के लिए कितना चाहिए होता है। फ्लोरीन के लिए 1 ppm चाहिए होता है, तो यहाँ पे 10 ppm दिया है, मतलब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं। यार पहला ही ऑप्शन तुमको फ्लोरीन मिल गया। नाइट्रेट भी सही है, नाइट्रेट के लिए 50 चाहिए होता है, और SO2 माइनस सल्फेट आयन के लिए 500 चाहिए होता है, ये 10 ही है, मतलब ये भी सेफ़ है। ये भी नाइट्रेट वो एकदम लेवल पे है, ये भी सेफ़ है। लेकिन फ्लोरीन आयन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो ये फ्लोरीन आयन की वजह से सेफ़ नहीं है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन, lead, nitrate and iron in water in a sample from an underground lake was found to be 1000 parts per billion, 40 parts per billion, 100 parts per billion and 0.2 respectively. The water is unstable. फ्लोराइड कितना दे रहा है? 1000 पार्ट्स पर बिलियन। 1 ppm को पार्ट्स पर बिलियन में चेंज करोगे तो 1000, मतलब फ्लोरीन के लिए 1 ppm चाहिए होता है, 1000 सही है। लीड के लिए कितना चाहिए होता है? लीड के लिए बेसिकली चाहिए होता है 50 ppb, 50 पार्ट्स पर बिलियन, और ये यहाँ पे 40 पार्ट्स पर बिलियन, मतलब 0.05 इसमें पार्ट्स पर मिलियन चाहिए होता है लीड के लिए। लेकिन यहाँ पे और 50 पार्ट्स पर बिलियन, उसको पार्ट्स पर बिलियन में चेंज कर देंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे 40 ppb, मतलब ये भी सेफ़ है। यहाँ पे नाइट्रेट के लिए 100 पार्ट्स पर मिलियन दे रहा है, पार्ट्स पर मिलियन दे रहा है। और नाइट्रेट के लिए कितना चाहिए होता है? नाइट्रेट के लिए 50 पार्ट्स पर बिलियन या फिर 50 पार्ट्स पर मिलियन चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 100 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब नाइट्रेट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा है, मतलब उसके सेफनेस पे नहीं है, तो नाइट्रेट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 50 पार्ट्स पर मिलियन ही सेफ़ होता है, लेकिन यहाँ पे 100 पार्ट्स पर मिलियन है, तो बेसिकली ये इसके लिए सेफ़ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। ये असर्शन इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बट दीज आर नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर लेवल, हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। और थंडर स्टॉर्म जब होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, NO2 फॉर्म करते हैं, और NO2 वही पानी से रिएक्ट करता है तो HNO3 बनाता है। और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड, जो कि एसिड रेन में अपना वो पूरा लेवल अपना एसिड रेन कॉज करता है, HNO3। तो वैसे तो नॉर्मली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो किसमें क्या दे रहा है रीजन? द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन मारेंगे असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर असर्शन। पूरा पढ़ाया हुआ है सब, पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, देख रहे हो। द गैस लीक फ्रॉम द स्टोरेज टैंक ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट भोपाल वाज स्ट्रेटजी। ये बेसिकली ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, इसे देख लो। मेथाइलोसाइनेट जो गैस था, मेथाइलिसाइनेट्स
ये गैस था वो लीक हुआ था भोपाल ट्रेजेडी में, इसको याद कर लेना, बस इसको याद कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं। ये एनसीईआरटी का एक हिस्ट्री दिया हुआ था बॉक्स के अंदर, उसमें से पूछ दिया, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। व्हाट इज़ DDT अमॉन्ग द फॉलोइंग? देखो DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल सही है, उसका रिएक्शन भी लिखवाया था मैंने। ओजोन एब्जॉर्ब द इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन, ये भी सही है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विद क्लोरोफ्लोरोएल्केन, ये भी सही है। ओजोन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, हाँ ये देखिए ये गलत है। ओजोन बेसिकली मैंने क्या बताया, एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो फिल्टर करता है एक तरह से, वो कुछ पर्टिकुलर रेंज के 200 से लेकर वहाँ पर क्या 200 से लेकर 350 नैनोमीटर के रेंज तक के वेवलेंथ को फिल्टर कर देता है, एब्जॉर्ब ऐसा नहीं करता है। ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्शन मत पालना। अब देखो ये जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, उनका जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज करता है, क्योंकि देखो ये जैसे रिएक्शन है, छोड़ो पढ़ाया हुआ था, क्या मेन पॉइंट पे होना, जेई मेन से हम लोग को टाइम बचाना है। इसमें तो अरिहंत में तो बहुत इतना लंबा एक एक्सप्लेनेशन दे, उतना दिमाग नहीं ना लगाना है। उतना दिमाग लगाओगे तो यार तुम एक क्वेश्चन के लिए तुमको बहुत कम टाइम मिलता है, एज एन एवरेज देखा जाए बहुत कम टाइम मिलता है। ऐसे कहने को तो बोलिए यार 3 घंटे का टाइम है पर क्वेश्चन ऐसे निकालो तो इतना मिनट हुआ, लेकिन आपको मैथ सेक्शन हो गया, फिजिक्स के कुछ ऐसे पर्टिकुलर न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो उनके लिए हमको बेसिकली टाइम बचाना रहता है। नहीं तो पर क्वेश्चन तो टाइम इनफ मिलता है, लेकिन अगर हार्डनेस लेवल जो हार्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उस पर पर क्वेश्चन के लिए टाइम है तो बहुत कम होता है, तो इसीलिए इधर का टाइम उधर आपको सेव करना रहता है, यही स्ट्रेटजी मेन होती है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द रिस्पॉन्सिबल, एकदम सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, एकदम सही है। एसिड रेन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन HNO3 बनाता है, NO2 + H2O, HNO3 प्रोड्यूस करता है, SO2 + H2O, H2SO4 प्रोड्यूस करता है, जो कि एसिड रेन में कॉज, ये भी सही है। ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन टू रीच सन टू अर्थ, ओजोन लेयर जो है वो परमिट करता है लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के यूवी रेडिएशन को परमिट नहीं करता है, तो ये गलत है। स्मोक इज इसेंशियली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, हाँ मैंने पहले ही बताया था, जो स्मोक के जो रिएक्शन थे वो O2 और O3, मतलब उसमें प्राइमरी उनका रोल था, तो O2 and O3, ओजोन और ऑक्सीजन, ये मैंने पढ़ाया हुआ था, एकदम लाइन टू लाइन वही आ रहा है। When rain is accompanied by thunderstorm, the collected rainwater have pH value. अब जब थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है तो जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड हो जाता है। नॉर्मली तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड हो जाता है। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO2 फॉर्म करते हैं, वही NO2 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो HNO3 बनाता है। तो HNO3 बनाएगा तो एसिड, एक तरह का एसिड है, तो वो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जब एसिड आएगा तो pH लेवल क्या होता है, pH लेवल डिक्रीज करता है, तो स्लाइटली लोअर देन द रेन वाटर, जो उसका pH लेवल होगा वो और लोअर हो जाएगा जो नॉर्मल रेन वाटर के pH लेवल से, क्योंकि वो और एसिडिक हो गया है, और एसिड में pH लेवल 7 से डिक्रीज करता है, 7 to 0 हो जाता है, पता है ना। तो ये बेसिकली ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर का भी नेक्स्ट चैप्टर पे प्रीवियस ईयर ऐसे ही वीडियोस बना के लाएंगे। सो अगर पसंद आई तो शेयर वेयर कर देना यार, पहली वीडियो डाली अभी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।